हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। आज हम लोग देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के कितने प्रकार है, हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उसे टेस्ट किया जाता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। सो मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हाइपोथेसिस की, उसके बाद हम कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में हाइपोथेसिस को डिवाइड किया जाता है, फिर किस तरीके से उसको फॉर्म किया जाता है और किस तरीके से फिर उसे लास्ट में टेस्ट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेल यू कि हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस मींस मेयर assumptions और suppositions which are to be proved or disproved। मींस हाइपोथेसिस एक तरह की assumption होती है जिसको अभी प्रूव किया जाना या डिसअप्रूव किया जाना बाकी होता है। हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल क्वेश्चन दैट इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व। हाइपोथेसिस एक तरीके का फॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसको रिसर्चर जो है लास्ट में अपनी रिसर्च में ट्राई करता है कि जो उसने हाइपोथेसिस बनाई है उसको सॉल्व कर सके या उसको प्रूव कर सके। हाइपोथेसिस की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो वाइल्ड और वाइज गेस बोल सकते हैं हम। एक एजुकेटेड गेस होता है, एक टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको बाद में टेस्ट किया जाएगा। एक प्रपोजिशन है जो कि टेस्ट अभी तक नहीं की गई है। अ प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं या फिर हम लोग अ प्रिलिमिनरी पोस्टुलेट बोल सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे अगर हम बात करें कर्लिंगर ने बोला था कि हाइपोथेसिस इज द कंजक्चरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस में क्या होता है, वेरिएबल्स काम करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। इंडिपेंडेंट वैसे बेसिकली क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है जो कि अकेला काम कर रहा है, और डिपेंडेंट होता है जो डिपेंडेंट होता है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट को फ्लक्चुएट करेंगे तो डिपेंडेंट पे भी फर्क पड़ेगा। तो वहीं पे बोल रहे हैं, कर्लिंगर ने बोला है कि कंजेक्चरल स्टेटमेंट है ये ऑफ वेरिएबल या फिर जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। सेकंड है एरिक रॉजर्स बोलते हैं कि हाइपोथेसिस आर सिंगल टेंटेटिव गेसेस, good hunches assumed for use in devising theory or planning experiments intended to be given a direct experimental test when possible। आपको इनके जो कीवर्ड्स है एज आई अर्लियर टोल्ड यू याद रखने हैं। इस एरिक रॉजर्स का कीवर्ड होगा डिवाइजिंग थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंटेंडेड टू बी गिवन अ डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेसवेल ने बोला था कि हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। ये एक तरीके की फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि प्रेजेंट करती है कि जो हम रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटवीन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कि हाइपोथेसिस के पर्पस क्या होते हैं। हाइपोथेसिस हम लोग क्यों बनाते हैं, किसी कोई रिसर्चर अगर वो अपनी रिसर्च कर रहा है तो हाइपोथेसिस बनानी क्यों जरूरी है, उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या एम है। तो सबसे पहला है कि गाइड्स और गिव डायरेक्शन टू द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं या जो रिसर्चर है वो जो स्टडी कर रहा है वो उसको गाइड करती है हाइपोथेसिस कि हमें क्या स्टडी करना है, वो इसका एक प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट समझाती है या हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड है डिफाइंस फैक्ट्स दैट आर रिलेवेंट एंड दैट आर नॉट रिलेवेंट। यानी कि हमें हमारे जो फैक्ट्स हैं कि हम अपनी स्टडी में कौन से फैक्ट्स को लेना है, कौन से फैक्ट्स को नहीं इंक्लूड करना है, वो हमें डिफाइन करती है हमारी हाइपोथेसिस। Next is it suggests which form of research design is likely to be most appropriate। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद हमें इस हेल्प में भी हेल्प मिलती है कि हमें कौन से रिसर्च डिजाइन को यूज करना है हमारी रिसर्च में। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग्स। एक तरह का ये फ्रेमवर्क या फिर ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड करती है ताकि हमारे जो कंक्लूजन्स हैं फाइंडिंग्स के उनको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में कंक्लूड कर सके। इट लिमिट्स द रिसर्च टू स्पेसिफिक एरिया। अगर हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे या कोई रिसर्चर हाइपोथेसिस नहीं बनाएगा तो जो उसका एरिया है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा। यानी कि वो नैरो डाउन नहीं कर पाएंगे, वो एक ब्रॉड एरिया पे काम करेंगे। और अगर ब्रॉड एरिया पे काम करेंगे तो हमें डिफाइन नहीं हो पाएगा कि हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। Next is it offers explanation for relationship between those variable that can be empirically tested। It means ये हमें बताता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जिन्हें हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा या क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, उस चीज में हमारी हाइपोथेसिस मदद करती है। Next is furnishes proof that the researcher has sufficient background knowledge to enable her or him to make suggestions in order to extend existing knowledge। मतलब
ये हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करती है हमारी प्रेजेंट नॉलेज के साथ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्स द नेक्स्ट फेज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड देयरफॉर फर्निशेस कंटिन्यूटी टू द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स इट्स स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा इन्वेस्टिगेशन का या हमारे रिसर्च का, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि क्या क्या उनके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसे हमेशा प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी और चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जो मन में आया हमने वही हाइपोथेसिस बना दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, मीन्स उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एमिनेबल विद टाइम। मीन्स एमिनेबल का मतलब होता है यहाँ पे हमारा, एमिनेबल मीन्स एग्रीएबल होना चाहिए टाइम के साथ। नेक्स्ट इज टेस्टेबल। हमें कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस नहीं बनानी है जिसको हम टेस्ट ना कर सके, सो इट शुड बी टेस्टेबल। नेक्स्ट इज इट स्टेट्स रिलेशन। किस चीज के बीच में रिलेशन बताए? अमंग वेरिएबल्स, independent variable as well as dependent variable. And last is it should be specific and simple. As I told you, it should be clear and precise. So now let's see, a hypothesis must make a prediction. वो जो hypothesis होती है वो हमारी predictions भी बताती है. It must identify at least two variables. वो हमारे जो दो variable है उनके बीच में relationship भी establish करती है. It should have an elucidating power. उसके अंदर elucidate करने की भी power होती है. Should strive to furnish an acceptable explanation or accounting of fact. मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो इस तरीके की होनी चाहिए जो कि हमारे जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे हमारी जजमेंट को प्रोवाइड करे। Must be falsifiable, meaning hypothesis must be capable of being refuted based on the results of the study. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी hypothesis है वो ऐसी होगी जिसको हम falsify भी ना कर सके या फिर refute ना कर सके. It should be or it must be falsifiable. Must be formulated in simple or understandable terms. मतलब सिंपल और अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में यूज होनी चाहिए, हमें कोई कॉम्प्लेक्स टर्म्स का उसमें यूज नहीं करना चाहिए. In general, a hypothesis needs to be unambiguous, specific, quantifiable, testable, and generalizable. These are keywords you should always remember, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस में आपको की टर्म्स दे देगा और पूछेगा कि किसके फीचर्स हैं या क्या, ये इस डेफिनेशन से हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस है, फैक्ट है, या फिर कल्चर की डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है ये. Now let's categorize hypothesis. Hypothesis can be categorized in different ways based on their formulation. फॉर्मुलेशन के बेसिस पे होती है हमारी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे होती है हमारी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. वहीं अगर हम बात करें डेरिवेशन के बेसिस पे, तो डेरिवेशन के बेसिस पे होती है हमारी इंडक्टिव और डिडक्टिव. इन इंग्लिश नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है शून्य परिकल्पना, और ऑल्टरनेटिव को हम बोल सकते हैं सहचार्य या आकस्मिक परिकल्पना. वहीं अगर हम बात करें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की, दिशात्मक और गैर दिशात्मक परिकल्पना. और इंडक्टिव डिडक्टिव इज निगमात्मक और नल हाइपोथेसिस क्या होती है? अब हमारी नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस ऑलवेज प्रेडिक्ट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बीइंग स्टडीड. नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं जिन वेरिएबल्स को, उनमें आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. द रिसर्चर विशेस टू डिसअप्रूव दिस हाइपोथेसिस. जो रिसर्चर होता है वो चाहता है कि ये, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे डिसअप्रूव हो जाए. इसको कैसे डिनोट किया जाता है हमेशा याद रखेंगे. आपसे फॉर्मूला देकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव को कैसे डिनोट करते हैं. तो नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच. फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस. मीन्स कि अगर जो हमारी लर्निंग होती है वो हम लोग कभी भी सीख सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि या विवेक के साथ कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की हम बात करें तो इट ऑलवेज प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बीइंग स्टडीड. मीन्स ऑल्टरनेट का बोलता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है. उसको कैसे डिनोट किया जाता है? ये उसका साइन है, उस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करते हैं. अब ये हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन डायरेक्शनल, एक होती है हमारी डायरेक्शनल. लेट्स सी, नॉन डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस सिंपली प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स. अगर जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ये प्रूव करती है, प्रिडिक्ट करती है कि जो हमारे दो ग्रुप या दो वेरिएबल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में एक डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डायरेक्शनल. और अगर हम वही बात करें, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द ग्रुप्स विल डिफर. फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ अटेंशन लीड्स टू failure. If, however, the hypothesis use so-called comparison terms such as greater, less, better, worse,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। और इट इज डायरेक्शनल बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे दो ग्रुप्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में हमारा डिफरेंस है। एंड इट स्पेसिफाइज हाउ द टू ग्रुप्स विल डिफर। इन नॉन डायरेक्शनल ये हमें ये नहीं बताता है कि किस तरीके से हमारे जो दो वेरिएबल उनमें डिफरेंस है, लेकिन हमारे डायरेक्शनल में ये हमें पर्टिकुलरली डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है कि दो ग्रुप एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, a person whose attitude is positive towards studies is more likely to succeed than one who do not. यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं वो यूज कैसी होती हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, सच एज ग्रेटर, लेस, मोर, वर्स, बेटर। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है चीजों के बीच में। अगर हम देखें कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड आफ्टर, जो दो स्टेप है मैंने आपको वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में बताए हैं कि हमारी स्टेप ऑफ स्टडी क्या होते हैं। तो उसमें जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कहाँ होती है, सबसे पहले द प्रॉब्लम हैज बीन स्टेटेड और उसके बाद लिटरेचर स्टडी हैज बीन कंडक्टेड, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। It is formulated when the researcher is totally aware of the theoretical and empirical background of the problem. जो रिसर्चर है वो कहीं ना कहीं उसको theoretical और empirical background problem का पता है, उसके बाद हम formulate कर सकते हैं। Hypothesis is formulated using induction and deduction method, यानी कि hypothesis को हम लोग inductive और deductive method से भी formulate कर सकते हैं। हाइपोथेसिस विल बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसी के बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो जो प्रोसीजर होता है वो होता है मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट। एक हमने फॉर्मल स्टेटमेंट बनाई, फिर सेलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट किया, उसके बाद डिसाइड किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, उसके बाद सेलेक्ट किया हमने रैंडम सैंपल या कंप्यूट अप्रोप्रिएट वैल्यू, देन कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड देन कंपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी। ये हमारे स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के। So if you like the video, please hit the bell icon and subscribe to my channel. Thank you.